नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और खौफनाक और रूह कपा देने वाले एपिसोड में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई मनगढ़ंत बात या फिर किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक वाक्य है जिसने देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे एक बेहद शांत और सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी इलाकों की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। एक ऐसी घटना जिसे सरकारी फाइलों में तो दबा दिया गया, लेकिन जो लोग उस रात वहां मौजूद थे वो आज भी उस खौफ में उभर नहीं पाए हैं। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हैं या फिर अपने कमरे की बत्तियां बुझाई हुई हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने आसपास के अंधेरे कोनों को ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि आज की कहानी ख़त्म होने के बाद शायद आप अपने ही घर के किसी अंधेरे हिस्से की तरफ पीठ करने की हिम्मत भी ना जुटा पाएंगे। अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम अब एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहाँ से आपकी वापसी शायद नामुमकिन है। ये बात 90 के दशक की है। सादिक नगर, साउथ दिल्ली का एक बेहद शांत, हरा भरा और पॉश सरकारी आवासीय क्षेत्र। दिन के वक्त यहाँ की चौड़ी सड़कों पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, धूप सेकती हुई औरतें स्वेटर बुनती थी और सरकारी बाबू अपने चेतक स्कूटरों पर दफ्तर जाया करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ जिंदगी एक सुकून भरी लय में चलती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, सादिक नगर का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता था। वो पुराने पीले और सफ़ेद रंग के सरकारी क्वार्टर एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेते थे। यहाँ के बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़, जिनकी शाखाएं छज्जों तक पहुँचती थी, रात के अंधेरे में किसी दानव की भयानक आकृतियाँ जैसे लगने लगते थे। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी अक्सर उन घने पेड़ों के पत्तों को पार नहीं कर पाती थी, जिससे कि सड़कों पर गहरे, लंबे और डरावने साए बन जाते थे। साल 1995 की सर्दियाँ दस्तक दे चुकी थी। मीरा नाम की एक 28 वर्षीय महिला, जो एक सरकारी मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी, उसे सादिक नगर के ब्लॉक सी में सबसे ऊपरी मंजिल का एक टाइप 2 क्वार्टर अलॉट हुआ था। मीरा एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी। अपनी नई नौकरी और आज़ादी को लेकर वह बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह अलॉटमेंट लेटर दरअसल उसकी मौत का एक पैगाम था। जिस दिन मीरा उस क्वार्टर में शिफ्ट होने पहुंची, पड़ोसियों से बड़ी ही अजीब और डरी हुई निगाहों से देखा। किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। बाद में उसे पता चला कि वह घर पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। जब मीरा ने पहली बार उस घर के मुख्य दरवाजे का जंग लगा ताला खोला, तो अंदर से एक बेहद ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। उसके साथ ही अंदर से सीलन, पुरानी धूल और किसी पुरानी मरी हुई चीज़ की ऐसी गंध आई कि मीरा को अपने मुंह ढककर वहाँ से निकलना पड़ा। घर के अंदर का तापमान बहुत ही कम था। दिल्ली की उस दोपहर में भी उस घर की दहलीज पार करते ही मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा सन्नाटा उस घर की दीवारों में बसा हुआ था। वह शांति सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि वह एक इंतज़ार करने वाली शांति थी, जैसे वो घर सालों से किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। शुरुआती कुछ दिन सामान्य ही रहे। मीरा दिन भर दफ्तर में रहती और रात को थककर सो जाती, लेकिन फिर घर की उस चुभने वाली खामोशी में अजीबोगरीब चीज़ें घटित होने लगी। जब मीरा रात को अपने बिस्तर पर लेटी होती, तो उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए छत से किसी के कंचे खेलने की आवाज़ें आया करती थी। वह आवाज़ बहुत साफ थी,
लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मीरा सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती थी। उसके ऊपर एक खुली छत थी। वहां बाहर से एक भारी ताला लगा हुआ था। तो फिर रात के 2 बजे उस खाली छत पर कंचे कौन खेल रहा था? तनाव जब धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा, तब उसकी अपनी ही चीजें अपनी जगह से गायब होने लगी और अजीब अजीब जगहों पर मिलने लगी। रसोई का चाकू उसके बेडरूम की अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच मिलता। उसके बाथरूम का तौलिया बैल्कनी की रेलिंग पर ऐसे बंधा हुआ मिलता जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां कसकर बांधा हो। मीरा को लगा कि शायद अकेले रहने की वजह से वह चीज़ें भूलने लगी है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मीरा अपने बाथरूम में आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे से मेकअप हटा रही थी। बाथरूम का बल्ब लगातार टिमटिमा रहा था। उसने अपने बाल संवारने के लिए कंघी उठाई और फिर उसने अपना हाथ नीचे किया, लेकिन आईने में दिख रहे उसके अक्स ने अपना हाथ नीचे नहीं किया। वह अक्स 1 सेकंड की देरी से हिला। मीरा की सांसें अटक गई। उसने धीरे से ध्यान से आईने में देखा और तभी आईने के अंदर मौजूद मीरा का वह चेहरा बहुत ही भयानक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। मीरा पीछे की तरफ गिर पड़ी और रेंगते हुए बाथरूम से बाहर निकली। उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई थी। वह भागकर अपने बेडरूम में गई और खुद को रजाई में चिपका लिया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। सादिक नगर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा अब जानलेवा और भारी लगने लगा था। तभी घर के बाहर मौजूद सड़क के सारे आवारा कुत्ते एक साथ मीरा की क्वार्टर की बैल्कनी की तरफ मुंह करके भयानक आवाज में रोने लगे। वो कोई सामान्य भौंकना नहीं था। वो एक ऐसा रोना था जो इंसान के दिल में सीधा खौफ पैदा करता है। वो मौत का मातम था। कुत्तों को वो दिख रहा था जो शायद मीरा खुद नहीं देख पा रही थी, या फिर जो अंधेरे में मीरा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे मीरा का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक खौफ बैठ गया था। उसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। उसकी आंखें धंस चुकी थी। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस अपने बंद कमरे के कोने में सिमटी रहती थी। उसे साफ एहसास होने लगा था कि वह उस घर में अकेली नहीं है। उसे अपने ही कमरे के खाली कमरों में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। जब वह सोती थी तो अंधेरे में कोई उसके बिल्कुल करीब आकर भारी भारी सांसें लेता था। उसे महसूस होता था कि जैसे कोई उसे लगातार बिना पलक झपकाए घूर रहा है। और फिर नवंबर 1995 की वो सर्द और खौफनाक रात भी आई। पड़ोसियों ने रात के करीब 3:15 पर मीरा के क्वार्टर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो चीख इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक और अमानवीय थी कि किसी भी पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने घर से बाहर निकले। वह चीख अचानक से शुरू हुई और फिर एक झटके के साथ एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई और लकड़ी का वह भारी दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अंदर का नज़ारा देखकर पुराने से पुराने पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। कमरे का सारा सामान अपनी जगह पर था। घर अंदर से बंद था। कहीं कोई संघर्ष, ज़बरदस्ती या चोरी का निशान नहीं था। लेकिन मीरा की लाश बेडरूम के बिल्कुल बीचों बीच फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर इस तरह से मुड़ा हुआ था जो किसी भी जीवित इंसान के लिए संभव नहीं है। उसके शरीर पर चोट या खरोंच का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा
उसका चेहरा खौफ से इस कदर ऐंठ गया था कि उसकी आंखें अपने सॉकेट से बाहर की तरफ निकल आई थी। उसका जबड़ा पूरी तरह से खुला हुआ था और उसके बाल सफ़ेद पड़ चुके थे, मानो मरते समय उसे साक्षात किसी बहुत ही भयानक सड़ी गली शैतानी ताकत को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने देख लिया हो। उस डर ने उसके दिल को ही फाड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मैसिव कार्डियक अरेस्ट बताया गया। फाइलों को बंद कर दिया गया, लेकिन जो लोग उस दिन वहाँ मौजूद थे वो जानते थे कि मीरा को किसी इंसान ने या किसी बीमारी ने नहीं मारा था। इसके बाद क्वार्टर को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए सील कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और अब 2005 आ चुका था। इन 10 सालों में वह क्वार्टर एक डरावने खंडर में तब्दील हो चुका था। उसकी दीवारों पर प्लास्टर उखड़ गया था, छज्जों पर जंगली बेलें और पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। बैल्कनी में कबूतरों और चमगादड़ों ने अपना डेरा जमा लिया था। सादिक नगर के लोग उस सड़क से गुजरने में भी आज भी अपना रास्ता बदल लेते थे। वह घर इस शांत कॉलोनी के बीचों बीच एक काले श्रापित धब्बे की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन जहाँ खौफ होता है वहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस खौफ की तह तक जाना चाहते हैं। दिल्ली के 3 फ्रेंड्स रोहन, कबीर और अंजलि, ये तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और खुद को शौकिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से मीरा की इस खौफनाक कहानी के बारे में सुना था। उनका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का एक वहम होते हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो उस बंद पड़े क्वार्टर के अंदर जाकर इस वहम का सच अपने कैमरों में रिकॉर्ड करेंगे। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अक्टूबर महीने की एक अमावस्या की रात थी। रात के ठीक 1:30 बजे कॉलोनी में गहरा सन्नाटा था। सर्दियों की धुंध ने स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी को निगल लिया था। विजिबिलिटी तो सिर्फ कहने मात्र को थी। तीनों ने चुपचाप उस क्वार्टर के पिछले हिस्से की एक टूटी हुई दीवार फांदी और छज्जे के सहारे अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहाँ घुप अंधा कर देने वाला अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पा रही थी, मानो वहाँ का अंधेरा रोशनी को सूख रहा हो। घर के अंदर कदम रखते ही अंजलि को अचानक सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। वहाँ की हवा बेहद भारी और ठंडी थी, मानो ऑक्सीजन अचानक कहीं गायब हो गई हो। और उसी के साथ एक अजीब सी सड़ांध उनके नाखूनों से टकराई। सूखे खून और सड़े हुए मांस की बदबू, बिल्कुल वैसी ही जैसे मीरा ने 10 साल पहले महसूस की थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही है, अंजलि ने कांपती हुई आवाज में कहा। कबीर ने अपना EMF मीटर और ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर लिया। EMF रिकॉर्डर की लाइटें अचानक पागलों की तरह जलने बुझने लगी। उस क्वार्टर में रेडिएशन का स्तर सामान्य से कई गुना ज़्यादा था। वो दबे पांव बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे, उस बेडरूम की तरफ जहाँ मीरा की लाश मिली थी। तभी तीनों वहीं जम गए। उनके जूतों की आवाज़ें नहीं आ रही थी। ये भारी गीले कदमों की आवाज़ उनके ठीक पीछे से उस बंद रसोई से आ रही थी। कबीर ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च की रोशनी फेंकी और रसोई पूरी तरह से खाली थी। यहाँ पर कोई नहीं है, कबीर ने फुसफुसाते हुए खुद को तसल्ली देना चाहिए। तभी अंजलि के कान के बिल्कुल पास किसी ने एक बहुत ही भारी खरखराती और अमानी आवाज में कहा,
तुम यहाँ से क्यों आए हो? चले जाओ। अंजलि जोर से चीख पड़ी और उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह रोने लगी कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया है, लेकिन रोहन और कबीर ने कुछ नहीं सुना। उन्हें सिर्फ अंजलि की चीख सुनाई दी थी। तनाव अब अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। रोहन ने कहा कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए पलटे, एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वह मुख्य दरवाजा, जो पिछले 10 सालों से जाम पड़ा था, अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वो उस मनहूस घर के अंदर पूरी तरह से कैद हो चुके थे। अचानक उनके हाथों में मौजूद टॉर्च टिमटिमाने लगी और वो एक झटके के साथ बंद हो गई। वहां अब सिर्फ एक दम घोंटू गुप्त अंधेरा था। कबीर ने घबराहट में अपने बैग से डिजिटल कैमरा निकाला, फ्लैश के सहारे रास्ता देखने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उन्होंने टॉर्च को जलाया, उन्होंने उनके सामने मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर एक बेहद लंबी विकृत आकृति को खड़े हुए देखा। उनके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों से भी नीचे तक झूल रहे थे। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसका सिर उसके सिर्फ पीछे की तरफ एक असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। उसकी सफ़ेद बिना पुतली वाली आंखें सीधा कबीर के कैमरे के लेंस में घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक सड़ी हुई मुस्कान थी। उस भयानक चेहरे को देखते ही रोहन की चीख निकल गई, जो उसके गले को फाड़ती हुई बाहर आई। वह आकृति इंसान की नहीं थी। उसके वहां होने मात्र से हवा में एक ऐसा मानसिक खौफ फैल गया था जो इंसान के दिमाग की नसें फाड़ दे। तभी उनकी ऑडियो रिकॉर्डर में अपने आप एक तेज स्टैटिक शोर होने लगा। फिर एक औरत के रोने की दर्दनाक आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो मीरा की आवाज थी, जो दर्द से चीख रही थी, मुझे बचाओ, ये मुझे खा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अंधेरे में वह अदृश्य और खौफनाक आकृति तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। कबीर को महसूस हुआ कि किसी बेहद ठंडे बर्फ जैसे हाथों ने उसके गले को दबोच लिया है। अगले ही पल कबीर का भारी शरीर हवा में 1 फीट ऊपर उठ गया। उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ आने लगी थीं। अंजलि और रोहन उस कमरे में कुछ नहीं देख पा रहे थे। वो बस कबीर की घुटी हुई तड़पती हुई आवाज को ही सुन पा रहे थे। कबीर, कबीर! रोहन ने पागलों की तरह उस जाम हुए मुख्य दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों के नाखून टूट गए और उनसे नाखून से खून बहने लगा, लेकिन उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। डर के मारे उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अंजलि जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रो रही थी। तभी जैसे किसी चमत्कार की तरह, या शायद उस शैतानी ताकत ने ही उसके साथ खेलना बंद कर दिया था, मुख्य दरवाजे की पुरानी कुंडी अचानक टूट गई और दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल गया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। कबीर का शरीर एक झटके से जमीन पर आकर गिर गया। वह बुरी तरह से खांस रहा था। गले से खून रिसने लगा था। तीनों ने बिना एक पल कमाए, बिना पीछे मुड़े उस घर से, उस कॉलोनी से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। वो तब तक अंधेरी सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ते रहे जब तक कि वो मेन रोड की सुरक्षित रोशनी और ट्रैफिक के बीच में ना आ गए। उस रात के बाद उन तीनों की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। कबीर की गर्दन पर 5 लंबी उंगलियों के निशान आज भी हैं।
जो कई महीनों तक नहीं मिटे थे। रोहन उस घटना से इतना ज़्यादा गहरे सदमे में चला गया कि उसने अगले 6 महीने तक अपने परिवार तक से एक शब्द बात ना की थी। उसे बस हर वक्त अंधेरे से डर लगता था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ तब सामने आई जब कुछ हफ्तों बाद कबीर ने उस रात की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना। उसमें मीरा की चीखों और उसके भागने की आवाज़ों के बीच बिल्कुल अंत में एक और आवाज़ दर्ज हुई थी। वह एक शैतानी, बेहद गहरी, खुरदरी हंसी थी जो साफ शब्दों में कह रही थी, अगली बार तुम यहीं रहोगे। दोस्तों, सादिक नगर का वो क्वार्टर आज भी वहाँ मौजूद है। प्रशासन ने उस पूरे ब्लॉक को ही अब असुरक्षित घोषित कर दिया है। वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन जो चौकीदार या स्थानीय लोग रात को वहाँ से गुजरते हैं, उनका कहना है कि आज भी सर्दियों की गहरी रातों में उस बंद पड़े, खंडर हो चुके घर के अंदर से किसी के कंचे खेलने की आवाज़ें आती हैं। क्या सच में कोई प्राचीन शैतानी ताकत थी जिसने मीरा को अपने शिकार बनाया था और उन 3 दोस्तों को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया? या ये उस बंद घर का कोई ऐसा सच है जो हमारी समझ से परे है? इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए, और कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो अपने अंदर अनगिनत मौतों की चीखें छुपाए बैठी हैं। अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे एक कहानी सुन रहे हैं तो ज़रा धीरे से अपने पीछे देखिए। क्या सच में कोई वहाँ मौजूद तो नहीं है, या अंधेरे में कोई बहुत ही अजीबोगरीब आकृति पीछे खड़ी तो नहीं है, बिना पलक झपकाए आपकी तरफ देख रही तो नहीं है? अगर आपको आज की खौफनाक कहानी पसंद आई हो और इसने आपके अंदर एक अनजाना सा डर पैदा किया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने और आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी भयानक चीज़ का सामना किया है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में और एक और डरावनी, रूह कंपा देने वाले सच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें और रात को सोने से पहले अपने घर के दरवाजे, खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लीजिए। थैंक यू।